गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो कल हम हमारी क्लास में हमने पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमने पढ़ लिया था पॉलीसैकेराइड, हमने स्टार्ट कर रहे थे। ओलिगोसैकेराइड हमारा फिनिश हो गया, पॉलीसैकेराइड हमने स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत मैंने आपको उसके बारे में बता भी दिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्कराएं, ठीक है। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ, ये क्या है? पॉलीमर्स होती हैं, यानी कि बहुलक किसकी? अनेक मोनोसैकेराइड यूनिट्स की, अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों की। अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ यानी कि बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो मिल करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। मोनोसैकेराइड इकाइयाँ या मोनोसैकेराइड अणु, इन अणुओं की संख्या 10 से लेकर के हजारों तक में हो सकती है। जो अणु है इनकी संख्या जो है n 10 to thousands तक हो सकती है। सामान्यतः ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच में कोई एक सीधी लाइन नहीं खींची हुई कि कितने अणु होंगे तो ओलिगोसैकेराइड होगा और कितने होंगे तो पॉलीसैकेराइड होगा। सामान्यतः माना यह गया है लेकिन कि 2 से 9 तक अगर मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर के कोई शर्करा बनती है तो वो ओलिगोसैकेराइड में मानी जाती है। 10 से ऊपर अगर कोई है तो उसे पॉलीसैकेराइड मान लिया जाता है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, एक कोई स्पष्ट सीमा रेखा, एक क्लियर कट लाइन इनमें डिवाइड इनमें नहीं खींची हुई, ठीक है ना। ये जो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जटिल संरचना होती है। दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है। स्पारिंगली सॉल्युबल होते हैं, स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अल्प रूप में विलय होते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, ठीक है। स्पारिंगली सॉल्युबल यानी कि अल्प रूप में अविलय, अल्प रूप में अविलय होते हैं। अल्प रूप में अविलय होते हैं, स्वाद में फीके होते हैं, टेस्टलेस, और अधिकतर पाउडर फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये पाउडर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में या पाउडर्ड रूप में ये होते हैं। 2 टाइप में इनको बांटा गया है। अगर एक पॉलीसैकेराइड के अंदर सभी मोनोसैकेराइड अणु एक जैसे हों तो वो कहलाते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर मोनोसैकेराइड अणु अलग अलग हों तो वो कहलाती है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड, अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। और अगर अलग अलग टाइप के होते हैं तो वो कहलाते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मुख्यतः 6 कार्बन्स के होते हैं। इनके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन होती है, तो 6 कार्बन शुगर्स के ये पॉलीमर्स होते हैं, इसलिए कहलाते हैं हेक्सन्स, इसलिए इनको हेक्सन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं इनमें उपस्थित जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, जो मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन का होता है अधिकतर, ठीक है, नॉर्मली। तो इसलिए इन्हें हेक्सन्स बोल देते हैं। हेक्सन्स क्यों? क्योंकि 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड यूनिट के पॉलीमर्स ये होते हैं।
ठीक है ना, बहुलक होते हैं, इसलिए इनको हेक्सोसंस, हेक्सन नहीं सॉरी हेक्सोसंस बोल देते हैं। हेक्सोसंस इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पेंटोज शर्कराओं के बहुलक हैं, 5 कार्बन शुगर के बहुलक हैं, तो उनको पेंटोसंस भी बोल देते हैं। अगर मोनोसेक्राइड अणु 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल है, तो उनको पेंटोसंस भी बोल दिया जाता है। अगर पेंटोज शर्कराओं के बहुलक है, हेक्सोसंस क्योंकि हेक्सोज शर्कराओं के बहुलक होते हैं, हेक्सोज शुगर्स पॉलीमर होते हैं। इसको हम उल्टा लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं पॉलीमर्स ऑफ हेक्सोज शुगर। और पॉलीमर्स ऑफ पेंटोज शुगर। पॉलीमर्स ऑफ पेंटोज शुगर। ये हो गई बात होमोपॉलीसेक्राइड को। मैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड अभी हटा रहा हूँ यहाँ से। होमोपॉलीसेक्राइड्स को ग्लाइकन्स भी बोलते हैं, इनको ग्लाइकन्स भी बोल दिया जाता है। इनको हम ग्लाइकन्स भी कह देते हैं, ग्लाइकन। ठीक है ना। इसके अलावा अलग अलग टाइप के होमोपॉलीसेक्राइड जो हैं उनको अलग अलग नाम दिया गया है, और जो नाम है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी मोनोसेक्राइड से बने हुए हैं, कौन सी मोनोसेक्राइड के पॉलीमर्स हैं। ठीक है ना। इस बेसिस पे अगर हम बात करें, अगर कोई ग्लूकोज का पॉलीमर है, अगर कोई ग्लूकोज का पॉलीमर्स होते हैं उनको बोल दिया जाता है ग्लूकोजन्स। ग्लूकोज का है तो ग्लूकोजन्स बोल दिया जाता है। गैलेक्टोज का है तो गैलेक्टोजन्स। मैनोज का है तो मैनोजन्स। अगर मैनोज का है तो वो कहलाता है मैनोजन्स, सॉरी मैनन्स। मैनन्स। ठीक है ना। तो उनको उनके नाम के हिसाब से अलग अलग बोल जाता है। जाइलोज का है तो जाइलन्स। ये सारी बात हम कल लोग पढ़ चुके थे। कुछ मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। होमोपॉलीसेक्राइड के जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो है स्टार्च यानी कि मंड, प्लांट्स में मिलती है। ग्लाइकोजन एनिमल्स में होती है, कॉमन है, दोनों नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम कॉमन है, ग्लाइकोजन। और तीसरा है आपका सेलुलोज। ये सभी होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट सारी की सारी जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, मोनोसेक्राइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एक ही होते हैं, एक ही मोनोसेक्राइड से मिलकर के ये बनती हैं, तो कहलाती हैं होमोपॉलीसेक्राइड। ठीक है। अब बात आती है आगे। हेटेरोपॉलीसेक्राइड एक से अधिक प्रकार की शर्कराओं से मिलकर बनते हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड ये अनेक प्रकार की शर्कराओं से मिलकर के इनका निर्माण होता है। अनेक प्रकार के मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर के बनते हैं, इसलिए कहलाते क्या हैं? हेटेरोपॉलीसेक्राइड। इनके एग्जाम्पल हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल काइटिन, काइटिन, पैक्टिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
एन एसिटाइल गैलेक्टोनिक एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हेमीसेलुलोज, ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, ये लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं हम। कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं, इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी कि संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि कोशिकाओं की संरचना का काम करते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करें स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड को उनके फंक्शन के बेसिस पे बांट लेते हैं। कुछ पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी कि संरचनात्मक होते हैं। संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड कौन कौन से होते हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन, ये सारे जो पॉलीसैकेराइड होते हैं संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होते हैं। मुख्यतः इनका कार्य कोशिका की संरचना निर्माण में होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज हम सब जानते हैं, ये सेल वॉल के मेन कंपोनेंट होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो इन्हीं से बनी होती है। कुछ पॉलीसैकेराइड ऐसे होते हैं जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होते हैं, यानी संचित पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि स्टोर फॉर्म में रहते हैं। मुख्यतः भोजन इन पॉलीसैकेराइड्स के रूप में स्टोर रहता है। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड यानी संचित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, यानी कि स्टोर रहते हैं। भोजन जो है, फूड जो है, इनके रूप में स्टोर रहता है। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। 2-3 पॉलीसैकेराइड के हम एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च यानी मंड। स्टार्च यानी मंड। आप लोगों ने देखा हो, हम घरों में चावल बनाते हैं, वो चावल को उबालते हैं पानी में, फिर चावल को हम छान लेते हैं और जो पानी होता है उसे फेंक देते हैं। जो पानी होता है उसके अंदर वो एक गाढ़ा और चिकना पदार्थ बन जाता है पानी। तो वो क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चावल के अंदर स्टार्च उपस्थित होता है, तो स्टार्च जो होता है वो बाहर निकल जाता है इस रूप में। आलू को जब हम काटते हैं तो आलू को काटने के बाद आलू की जो कटी हुई सतह है वो हमें कुछ चिकनी सी महसूस होती है, म्यूसिलिजिनस, अजीब श्लेष्मा सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें स्टार्च उपस्थित होता है। तो स्टार्च क्या है? ये एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। अधिकतर प्लांट्स जो होते हैं भोजन को स्टोरेज के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में स्टोरेज करके रखते हैं। उनके फ्रूट्स में, उनके सीड्स में, या प्लांट के किसी और पार्ट में। जैसे आलू जो है, आलू क्या है? स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, तो वहाँ पे स्टार्च जो होता है स्टोर हो जाता है। जो आपका चावल का दाना है उसमें स्टोर, जो वो क्या है, वो बीज है, सीड है, तो उसमें स्टार्च जो होता है वो स्टोर हो जाता है। तो स्टार्च क्या है? मंड क्या है? ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। इट इज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं होती। एनिमल्स
जो होते हैं वो इसको इनटेक कर सकते हैं, इसको भोजन कर सकते हैं, इसको पचा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये नेचुरल रूप से बनती नहीं है, इसका सिंथेसिस नहीं होता। ये केवल प्लांट्स में होती है और प्लांट्स में ये एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसका निर्माण होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका निर्माण होता है। कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को देखें तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6CO2 6H2O, इससे बनता है क्या? C6H12O6, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कुछ भी बनता है इससे, और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक है ना। अब ये जो ग्लूकोज होता है या फ्रक्टोज जो होता है, इसी रूप में प्लांट्स में स्टोर कभी नहीं रहता, ये स्टोरेज फॉर्म में चला जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्टार्च में, यानी कि स्टोर हो जाता है, स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है और फिर प्लांट्स इसको वापस अपने जो ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर करके रख लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टार्च है, मंड है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये बनती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस से बनती है, फोटोसिंथेसिस से तो ये बनती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से बनने वाली जो शुगर होती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, स्टार्च के रूप में स्टोर होती है, ये बात जरूर ध्यान रखना। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाली शर्करा का संचय मंड के रूप में होता है। हम इसकी बजाय अगर ये लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा कि शुगर formed as a result of photosynthesis is stored in the form of starch. As a result of photosynthesis is stored in the form of starch. Is stored in the form of starch. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनने वाले शर्करा मंड के रूप में संचित होती है। मंड के रूप में संचित होती है।
ये हो गया हमारा, इसके आगे चलते हैं। स्टार्च, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, यानी कि ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है, ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर दो तरह की चेन्स बनाता है, जो कि स्टार्च, जिनसे स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो ये 2 टाइप ऑफ चेन्स, श्रृंखलाएं, 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से, यानी बहुलीकरण से 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं। श्रृंखला बनती हैं, एक होती है एमाइलोज श्रृंखला। पहली श्रृंखला होती है एमाइलोज श्रृंखला, जो कि अशाखित होती है, अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित होती है। ठीक है, और दूसरी टाइप की जो श्रृंखला होती है वो कहलाती है एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच्ड होती है। जो सेकेंड टाइप की जो होती है ये कहलाती है एमाइलोपेक्टिन, यह ब्रांच यानी कि शाखित होती है। यह अशाखित और यह शाखित। ठीक है, यह शाखित होती है। इन दोनों के मिश्रण से, ये जो दोनों हैं, इन दोनों के मिश्रण से स्टार्च का निर्माण होता है। यानी कि स्टार्च में दोनों टाइप की जो चेन्स होती हैं, दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, वो उपस्थित होती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी कि ग्लूकोज अणुओं का बहुलक होता है। यानी ग्लूकोज अणु जो है पॉलीमराइज होकर स्टार्च का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज अणुओं के बहुलीकरण से स्टार्च का निर्माण होता है। 2 प्रकार की श्रृंखलाएं बनती हैं बहुलीकरण से, पॉलीमराइजेशन से। पहली टाइप की श्रृंखला है, पहली टाइप की चेन जो होती है वो कहलाती है एमाइलोज चेन। ये अनब्रांच्ड चेन होती है, यानी कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अशाखित होती है, यानी कि सीधी इस प्रकार की होती है। ठीक है, दूसरी टाइप की जो चेन होती है वो कहलाती है एमाइलोपेक्टिन। इसमें ब्रांचिंग होती है, यानी कि ये इस प्रकार की हो जाती है, इसमें जगह जगह ब्रांचिंग मिलती है। ये एमाइलोपेक्टिन होती है, यानी शाखित होती है, इसमें शाखाएं उपस्थित होती हैं। ये दोनों चेन मिलकर के स्टार्च का निर्माण करती हैं, यानी कि दोनों चेन से मिलकर के स्टार्च बनता है। ये हम कह सकते हैं कि स्टार्च में दोनों चेन प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों का अनुपात जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, सामान्यतः एमाइलोपेक्टिन जो होती है वो 80 से 85% तक हो सकती है। जनरली एमाइलोपेक्टिन 80 to 85% तक हो सकती है। ठीक है, 80 to 85% तक हो सकती है। एमाइलोज जो है वो 15 से 20% तक हो सकती है। एमाइलोज 15 से 20% तक हो सकती है। और हम दोनों चेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अमाइलोज चेन, फिर से अशाखित यानी अनब्रांच्ड, अशाखित होती है यानी कि अनब्रांच्ड होती है। ठीक है ना, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनती है। लगभग 500 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बनती है। सारे ग्लूकोज जो होते हैं वो
अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। जो ग्लूकोज होते हैं वो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हालांकि हम लोग ये अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना चुके हैं कई बार, पर फिर भी हम एक बार बना लेते हैं। ये संरचना है एमाइलोज चेन की। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज चेन का। सारे बॉन्ड आपको दिख रहा है अल्फा 1 6 बॉन्ड है, 1 4 अल्फा 1 4 बॉन्ड है। सारी अल्फा डी ग्लूकोज है। ये पहला कार्बन और ये अगली यूनिट का पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन, फिर इसका पहला कार्बन, इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा कार्बन, ऐसे इसका पहला इसका चौथा कार्बन, इसका चौथा कार्बन यहाँ पर चेन बनाएगा और इसका पहला कार्बन आगे चेन बनाएगा। तो इसका मतलब ये डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 ही हैं, ये आगे चलता चला जाता है। इसको हम कर देते हैं n यानी कि n संख्या में अणु इसमें उपस्थित होते हैं। n की संख्या लगभग 500 से 1000 हो सकती है। ठीक है, तो ये है एमाइलोज चेन। इसकी मात्रा 15 से 20% तक होती है। जो एमाइलोज चेन है ये 15 से 20% तक पाई जाती है अधिकतर प्लांट्स में। अब बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। एमाइलोपेक्टिन जो होती है बिल्कुल एमाइलोज चेन की जैसी होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें होता है
कि इसमें कहीं कहीं पर ब्रांचिंग मिल जाती है और वो ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,6, यानी जो मेन चेन है, मेन जो लंबी सीधी चेन है उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ब्रांचिंग मिल जाती है। वो कैसे मिलती है अभी देखते हैं अपन। ये तो हो गया हमारा, ये बन गया, मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा एक बार। या जैसे हम बात करें, एक चेन है, ये छोड़ रहा हूँ मैं। ये पहला कार्बन है, ठीक है, दिस वन इज अ फर्स्ट कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन जो होगा ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा किसी दूसरी चेन के 6th कार्बन से। कैसे? इसको इतना ही छोड़ दो, और ये H हो गया, ये H, ये OH, ये OH, ये H, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ CH2OH, और ये H O H O H OH OH H H H और CH2OH। ये चेन यहाँ और ये चेन जो है ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई हमारे सामने, देखो ब्रांचिंग हो गई। ये बॉन्ड तो है अल्फा 1,4, ये बॉन्ड तो कौन सा है, अल्फा 1,4, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है, ये जो ऊपर ब्रांच निकल गई, ये तो सीधी चेन है, इस सीधी चेन में ऊपर ब्रांच निकल गई, ये हम कह सकते हैं इस चेन में नीचे की तरफ ब्रांच निकल गई। ये बॉन्ड है अल्फा पहला कार्बन, और इस शुगर का पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6th कार्बन 1,6। ये चेन कहलाती है एमाइलोपेक्टिन चेन। दिस चेन इज नोन एज एमाइलोपेक्टिन चेन। यह जो श्रृंखला होती है यह कहलाएगी एमाइलोपेक्टिन श्रृंखला। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड
और अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें होते हैं। देखो बच्चों, आज के लिए तो अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। आगे जो है अपन हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। आगे जो है हम इसमें थोड़ी सी स्टार्च की प्रॉपर्टीज़ और इसमें क्या क्या इसमें गुण होते हैं, तो वो थोड़ा हम इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो आप डायग्राम बना के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट फिर हम इसको हमारे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।